सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के इतिहास विषय का पाठ 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण का पहला प्रकरण चेर और मलयालम भाषा का विकास, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। पाठ 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो देखो बच्चों, सबसे पहले कि लोगों का वर्णन करने का सबसे एक सामान्य तरीका है, यानी अगर हमें किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से परिचय करवाना है, उसको डिस्क्राइब करना है, तो हम कैसे करेंगे कि उनकी बोलचाल की भाषा से हम उन्हें परिभाषित करेंगे। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को तमिल, उड़िया, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी ऐसे कहते हैं, तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह या तो तमिल, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी ऐसी भाषा बोलता है, या फिर वो तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से भी जोड़ते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो खास किस्म हैं वो युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ साथ बदली हैं। और सच तो ये है कि ये संस्कृतियां आज भी बदल रही हैं, और ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है, यानी इन संस्कृतियों को बनने में हजारों सैकड़ों साल लगे हैं। तो इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में एक जैसी दिखाई देती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से निकली हैं, परंतु वह दूसरे क्षेत्रों में जाकर एक नया रूप ले लेती हैं। तो इस तरह से अगर हम सीमाओं की बात करते हैं, संस्कृतियों की बात करते हैं कि जो ये संस्कृतियां हैं काफ़ी लंबी जटिल प्रक्रिया से बनी हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि पिछले 10 सालों में कितने राज्य बनाए गए हैं और क्या इनमें से प्रत्येक राज्य अलग क्षेत्र है। तो देखो बच्चों कि हमारे भारत में पिछले 10 सालों में एक नया राज्य तेलंगाना बनाया गया। तो और ये बना था सन 2014 में। कब बनाया गया इसे? 2014 में। और ऐसे ही 2019 में एक पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर को, जिसे J&K के नाम से जाना जाता है, उसे समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। तो जिसमें से पहला केंद्र शासित प्रदेश तो जम्मू कश्मीर ही था और दूसरा था लद्दाख। इसके बाद हम बात करेंगे कि चेर और मलयालम भाषा का विकास, कि जैसे हमने सीमाओं के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। तो आइए भाषा और इन क्षेत्रों के बीच में क्या संबंध है, इनके अंतः संबंध को हम एक उदाहरण से समझते हैं। कि जैसे चेर राज्य का महोदयपुरम है जो वो प्रायद्वीप के यानी हमारे भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो कि आज केरल राज्य का एक हिस्सा है, और इसे 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। तो देखो बच्चों, हमने अध्याय 2 में पढ़ा था, आपने देखा होगा ये मानचित्र, ये इधर कि ये देखिए नीचे बिल्कुल दक्षिण पश्चिम में भारत के आपको यहाँ पर ये चेर राज्य दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे वर्तमान के यहाँ बिल्कुल दक्षिण में, ये जो थोड़ा सा साइड में आपको ये दिखाई दे रहा है फिरोजी कलर का, है ना, फिरोजी रंग का दिखाई दे रहा है, ये केरल राज्य है। तो यहाँ पर ये चेर जो राज्य है ये 9वीं शताब्दी में बसाया गया, स्थापित किया गया। हमने यहाँ पर पढ़ा था चेर, चोल और पांड्य, ये हमने अध्याय 2 में इनके बारे में पढ़ा था। और ये जो चेर राज्य है वो आज हमारे वर्तमान के केरल राज्य का एक हिस्सा है। तो संभवतः कि मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी, और यहाँ के शासकों ने भी मलयालम भाषा का और इस लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया था। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी भी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का सबसे पहले उदाहरणों में से एक है।
यानी कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में अगर किसी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया है सबसे पहले, तो वो मलयालम भाषा है। यानी मलयालम भाषा में अभिलेख लिखे गए सबसे पहले। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये मलयालम में रचित एक आरंभिक केरल का ये अभिलेख है यहाँ पर। तो साथ ही साथ चेर लोगों ने मलयालम भाषा के साथ साथ संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित थी। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो कि व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक है, वो मणि प्रवालम शैली में लिखा गया। तो देखो, मणि प्रवालम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो, यानी मणि मतलब हीरा और प्रवाल मतलब मूंगा। तो यानी हीरा और मूंगा से मतलब है कि यहाँ पर दो भाषाएं जैसे कि संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा, इन दोनों का साथ साथ में प्रयोग किया गया है। तो मणि प्रवालम एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मलयालम भाषा का ही पुराना रूप है। तब देखिए कि यहाँ भी एक प्रश्न है कि आपके घर में आप जो भाषा या भाषाएं बोलते हैं उसका लेखन सर्वप्रथम कब हुआ होगा। तो देखिए कि हमारे राजस्थान में राजस्थानी और क्षेत्रीय बोलियों के अलावा हिंदी भी बोली जाती है, और ये लगभग इसका जो लेखन में प्रयोग है वो 9वीं शताब्दी के लगभग हुआ होगा। इसके बाद हम बात करेंगे शासक और धार्मिक परंपराएं। तो भाषा के साथ साथ अब हम बात करेंगे धार्मिक परंपराओं के बारे में। तो सबसे पहले जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से ही विकसित हुई थी, और इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी यानी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है कि जगत नाथ, यानी इस दुनिया का मालिक, जो कि विष्णु का पर्यायवाची भी है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो देखो बच्चों, जो ये जगन्नाथ का मंदिर है पुरी में उड़ीसा में, वहाँ क्या है, हर 12 साल बाद जगन्नाथ भगवान की काष्ठ की जो प्रतिमा है वो नई लगाई जाती है। यानी हर 12 साल के बाद काष्ठ की एक नई प्रतिमा भगवान की स्थापित की जाती है, और ये प्रतिमा जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है। इसी से ये पता चलता है कि पहले ये वहाँ के स्थानीय देवता थे, लोक देवता थे, और आगे चलकर इन्हें विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया, और उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। तो देखो बच्चों कि प्रतिनियुक्त का मतलब होता है कि अपनी शक्ति, अपनी पावर किसी को दे देना। जैसे मानो अगर हमारे विद्यालय में जो हमारे प्रधानाध्यापक हैं वो एक दिन किसी काम से बाहर गए हैं, विद्यालय में उपस्थित नहीं है, तो वो क्या है कि अपनी जो कार्यकारी शक्तियां हैं, अपनी जो उनके पास पावर होती है, वो किसी दूसरे अध्यापक को देते हैं, यानी वो अपने स्थान पर उनको प्रतिनियुक्त करते हैं कार्य करने के लिए। तो वैसे ही जो ये राजा अनंग भीम हैं, इन्होंने क्या कहा कि जगन्नाथ भगवान ने मुझे प्रतिनियुक्त किया है, यानी भगवान के स्थान पर मुझे प्रतिनियुक्त किया गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ हैं, और ताड़पत्र की पांडुलिपि आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये देखिए कि ये है जगन्नाथ का मंदिर जो पूरी उड़ीसा में है। तो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। उन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। और वे सब क्या महसूस करते थे
कि उन्हें ये लगता था कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से जो स्थानीय जनता है, आम जो लोग हैं, वो लोग उनका शासन है वो स्वीकार करेंगे। उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा और सिर्फ अपना शासन स्थापित किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मंदिर पर शासन होने से जो वहाँ की जनता है उनका वो शासन स्वीकार कर लेंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे ऐसे ही एक क्षेत्र राजपूत के बारे में। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, उसे राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल या प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे और भी समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी या मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यानी राजस्थान के अलावा भारत के मध्यवर्ती इलाके हैं और उत्तरी इलाके हैं, वहाँ पर ऐसे और भी समूह हैं जो अपने आप को राजपूत कहते हैं और आज भी रह रहे हैं और उस समय भी रहते थे। यानी कि राजपूत सिर्फ यहाँ राजस्थान में ही नहीं रहते थे। लेकिन एक सच यह भी है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। ये नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में ही राजपूत रहते थे और राजपूत कहीं नहीं थे, तो राजपूत और जगह भी रहते थे और राजस्थान के अंदर राजपूतों के अलावा अन्य समूह भी रहते थे। फिर भी अक्सर यही माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशेष संस्कृति प्रदान की है और ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों और उनकी अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। जैसे कि अध्याय 2 में हमने पढ़ा था, ऐसे ही एक शूरवीर राजस्थान के पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो कि राजस्थान के इन सभी राजाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध भी हैं। और हमने अध्याय 2 में पढ़ा था, आपको याद होगा कि कैसे उन्होंने अफ़गानिस्तान के सुल्तान महमूद गोरी को हराया था और 1191 में उसे पहली बार जब युद्ध हुआ उसे हराया और 1192 में उसके हाथों ये मारे गए थे। तो ये जो शासक हैं ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई थी। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको एक और बीकानेर के राजकुमार हैं राज सिंह, जिनका चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जो ये राजपूत हैं वो शूरवीरों की कहानियाँ, काव्यों और गीतों में सुरक्षित हैं और ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। तो देखो, चारण भाट कौन होते हैं? जो इन राजपूत शूरवीरों की कहानियों को गाते हैं कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से। तो ऐसे इन कविताओं और गीतों को जो गाते हैं उन्हें कहते हैं चारण भाट। और ये काव्य और गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे, यानी कि ऐसे बहादुर शूरवीरों की इतिहास को उन्हें सुरक्षित रखते थे और इनसे ये उम्मीद की जाती थी, ये आशा की जाती थी कि वे अन्य लोगों को उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे और इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों, स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण भी होता था। तो क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? तो देखो कि अगर हम 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की बात करते हैं तो वीरता के मामले में इन कहानियों के अंदर स्त्रियों को कम स्थान प्राप्त था, लेकिन कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में तो विद्यमान थी, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए या उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। तो ऐसे ही एक जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने अध्याय 2 में पढ़ा था। तो पृथ्वीराज चौहान है वो संयोगिता का अपहरण कर कर ले गए थे। संयोगिता जो कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी और वो उन्हें अपहरण करके ले गए क्योंकि वो उनका आपस में प्रेम प्रसंग था, वो एक दूसरे को पसंद करते थे। तो जो संयोगिता के पिता थे जयचंद, वो मोहम्मद गोरी के साथ मिल गए और मोहम्मद गोरी और जयचंद की संयुक्त सेना ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण किया
और जिसमें 1191 में तो उसे हराया मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये देखिए कि इनके बीच में युद्ध हुआ। तो कहीं कहीं यह भी दिखाया गया था कि स्त्रियों के मामले में कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन और मरण दोनों में अनुसरण करती थी। तो देखो मरण में कैसे कि सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पति की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। और ऐसे ही हमारे राजस्थान में सती प्रथा तो दिखाया ही है कि चिता पर जिंदा जल जाती थी। इसके अलावा जौहर भी दिखाया था, जल जौहर, अग्नि जौहर, जिसमें कि पति की मृत्यु के बाद जो रानियां थी वो अपने दास दासियों के साथ, अन्य रानियों के साथ जौहर करती थी, यानी पति की मृत्यु के साथ खुद भी अपनी मृत्यु वरण कर लेती थी। तो इस तरह से ये देखिए कि यहाँ आपको भारत का ये मानचित्र दिखाई दे रहा है और इसमें वो क्षेत्र बताए गए हैं जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा केरल के बारे में कि चेर राज्य था यहाँ पर, फिर हमने पढ़ा पुरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में, फिर हमने राजपूताना के बारे में पढ़ा, उनके शूरवीर शासकों के बारे में, रानियों के बारे में पढ़ा, और हिमाचल प्रदेश के बारे में भी हमने पढ़ा। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे इसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में, यानी लखनऊ के बारे में, कि जो ये शूरवीरताएं की परंपरा है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में हमें मिलती है। और नृत्य के विषय में भी ऐसा ही सच है। तो नृत्य के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।